हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज संकल्प बैच के अंदर हम लोग लेकर आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस को कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। एंड आज का जो सेशन होगा वो रहेगा, स्पेसिफिकली बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर रहेगा। यानी यहां पर हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट करते हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल आसान होता है, बहुत इजी सा होता है। लेकिन हाँ, इसमें ज्यादातर इजी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कुछ सवाल लेंदी भी बन सकते हैं। तो ये लेंदी बनते किस बेसिस पर हैं? ये बनते हैं कि जब हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर लगाने के बाद जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो इंटीग्रेशन किस लेवल का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है वो ये डिसाइड करता है कि अपना सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में गिरेगा या फिर मुश्किल की कैटेगरी में गिरेगा। तो चिंता ना करें, जो भी इंटीग्रेशन है वो तो हम पढ़कर आए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं गिरने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज की क्लास में कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या क्या हैं, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे प्राइम टॉपिक्स रहेंगे जिसके इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानने से कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बात करें तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझ में आता है कि सर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, दैट इज dy बाई डी एक्स रहेगा। इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर इससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। यानी अगर मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात कहूं, कैसी, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को ऐसे लिख कर देता हूं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस हमारे पास x dy बाई डी एक्स प्लस यहां पर y लिख देते इक्वल्स टू 0 लिख देते। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। बट ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर हम लोग साफ साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिस वजह से इसका जो ऑर्डर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 हो जाता है, बिकॉज इट हैज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा dy बाई डी एक्स प्लस मैंने यहां पर y साइन x बराबर 0 लिख दिया, ऐसा करके कुछ लिख दिया, और मैंने एक छेड़खानी ये करी कि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तब आप कहेंगे कि सर यहां पर ऑर्डर तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन सर इसकी डिग्री जो है वो 1 नहीं है, इसकी डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो सर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, है ना, इसकी बात करें तो सर इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारे पास 2 है, लेकिन डिग्री इसकी क्या है सर? डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर के जरिए 1 जा रही है। यहां बात करेंगे तो सर यहां ऑर्डर हमारे पास 1 है, लेकिन सर डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ऑर्डर भी 1 मांगता है, हमें डिग्री भी 1 मांगता है। बात समझ में आती है ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दीजिए ना सर जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होता है। तो बेटा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है कि dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर होता है किसी x और y का एक फंक्शन, x और y का फंक्शन। ये x कॉमा y लिखा है, इसलिए मैं इसे x एंड y बोलूंगा, हिंदी में बोलूं तो x और y बोलूंगा। और यहां पर ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो सकता है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन हो सकता है। जैसे आप देखिए यहां पर एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन दिया गया है कि dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास कैसा है सर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। यानी ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है dy बाई डी एक्स। तो आप कहेंगे सर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास dy बाई डी एक्स है, सो ऑर्डर शुड बी 1, और उसकी पावर कितनी है सर? 1, तो डिग्री शुड बी 1।
यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया है, फ्रैक्शनल फंक्शन बना दिया गया है हम लोगों को, रेशनल फंक्शन बना दिया गया है, ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दिस इज अ रेशनल फंक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका भी ऑर्डर और डिग्री हमारे पास 1 आता है। और लास्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, तो ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं, और उसे हम लोग dy by dx के बराबर अगर रख देते हैं तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। यानी आगे आने वाले, इस लेक्चर के बाद आगे आने वाले 2 और लेक्चर्स में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज हमारे क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ही सॉल्व करने होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हो सकता है सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए होंगे। तो बनाना इज नॉट द प्रॉब्लम, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन के लिए बेटा बहुत सारी मेहनत लगती है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ सबसे बेसिक लेवल के डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करना शुरू करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं ना। अगर मैं इससे भी नीचे के ऑर्डर में जाऊंगा तो सर क्या बन जाएगा, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं हमारे पास, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस एंड वैरायटी ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सर हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री समझ में आ जाता है, तो हम बात कर रहे हैं सर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। वेरिएबल सेपरेबल क्या है, ये कहता है कि सर अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसी भी तरीके का शक्ल हो सकती है, उसकी शक्ल मतलब किसी भी तरीके से वो लिखा जा सकता है। देयर आर वेरी सर्टेन नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब इसको सोचा गया समझा गया तो हमें पाया गया कि हाँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हम लोगों ने ढूंढे। सबसे पहला वाला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा मेथड है होमोजेनियस फॉर्म, थर्ड मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज लीनियर फॉर्म। तो आज हम लोग सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर एक को अलग अलग समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि सर अगर मेरा dy by dx सिर्फ fx फंक्शन के बराबर हो, अगर मेरा dy by dx जो है वो किसी y के फंक्शन के बराबर हो, अगर मेरा dy by dx जो है वो एक फंक्शन x और एक फंक्शन y के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग या फिर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, वी कैटेगराइज दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसमें करना क्या होता है सर, इसमें करना बड़ा 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 हलवी सी चीज करनी होती है, बड़ा मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल हलवा से चीज करनी होती है। वो क्या, वो ये करना होता है कि सर सपोज कीजिए मैंने सबसे पहले वाले के बारे में बात करी, पहला वाला हमारे पास क्या है सर, dy by dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं कि सर यहां से dy बराबर क्या हो जाएगा, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स को मैं थोड़ा आसान भाषा में आप लोगों को समझा देता हूं। इसमें यह होता है कि भैया एक प्रजाति की चीज एक तरफ रहेगी, दूसरी प्रजाति की चीज एक तरफ रहेगी। यानी कि अगर मैं x और y के अंदर ये करूंगी अलग अलग में, तो मैं ये कहूंगा y वाला सारा सामान इस तरफ रख दीजिएगा, x वाला सारा सामान दूसरी तरफ रख दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर x का सामान जो है वो fx फंक्शन x का सामान है और dx जो है वो भी x का सामान है। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं तो fx का इंटीग्रेशन इधर से हो जाएगा और dy का इंटीग्रेशन हमारे पास y आ जाएगा। सो अब मैं इसे बड़ी आसानी से सॉल्व करके निकाल सकता हूं, है ना। सर दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी अगर आपके पास यहां पर dy by dx लिखा है और यहां पर हमारे पास फंक्शन एक gy फंक्शन हमें दिया गया है, तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, y वाला सामान एक तरफ ले आएंगे तो dy अपॉन में gy हो जाएगा और इधर हमारे पास dx अकेला रह जाएगा। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल के बाद हम लोग इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थर्ड वाले केस में देखिए सर, थर्ड वाले केस में ऐसा होगा कि अगर मुझे dy by dx बराबर दिया गया है fx मल्टीप्लाई gy, है ना, fx मल्टीप्लाई gy दिया गया है, तो हम कहेंगे सर y वाला सामान एक तरफ ले आइए, यानी dy के अपॉन में बेटा gy आ जाएगा और fx के प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो सर ये भी हो गया वेरिएबल सेपरेशन और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो वी विल गेट आवर सॉल्यूशन। तो ये तो तरीका हो गया, क्या एल्गोरिथम, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बस इतना था काम है सर। तो मैंने ऐसी थोड़ी ना बोला था कि आसान सा टॉपिक है, यही बस। अब बात ये आती है कि यहाँ जो इंटीग्रेशन बन रहा है ये तुम्हें कितना तंग करने वाला है, दैट डिपेंड्स द कि आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है, मीडियम है, इजी है, मॉडरेट या फिर हाई है।
तो आप ये सिर्फ इंटीग्रेशन हम लोगों को कैसा मिलने वाला है वो डिसाइड करेगा कि सेपरेबल का क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में गिरेगा या फिर मुश्किल की कैटेगरी में गिरेगा, है ना। ओके जी, डन डन डन। तो इतनी बात समझ में आ गई है, तो चलते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर कि सर प्रोसीजर तो समझ में आ गया है। ये देखिए पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से सामने आता है, जहां ये कह रहा है कि सर सॉल्व करिए ये वाला एक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी बेटा लिखना आप लोगों का धर्म है, ठीक है। तो अपना धर्म अपना कर्म समझ के पूरा करें। और आप कहेंगे कि सर अगर मैं इधर से dy और dx को ऐसे करके dx को इसके नीचे ले आता हूं तो ये वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ऊपर रहेगा और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स नीचे रहेगा। ये ऐसा करके कुछ आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर इस वक्त जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है ना इसके अंदर, वो कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बन रहा है। बोलो हाँ या ना, है ना। dy बाई डी एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ x के रूप में आ जाता है। सर ये वाला फॉर्म तो हमने कहा था वेरिएबल सेपरेबल के अंदर गिरता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। बेटा ये लिख देना, ठीक है। कई बार ये ना लिखने की वजह से भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ये लिख देना। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ना। सेपरेटिंग द वेरिएबल जब आप करेंगे तो सर y वाली प्रजाति को एक तरफ रहने देते हैं और x वाली प्रजाति को एक तरफ रख देते हैं। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास dx के साथ आ जाता है। अब सर दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। ये भी लिख देना। मार्क्स मिलते क्या सर? तभी बोल लिया हूँ, है, वरना आप लोगों के पेन का इंक खत्म करने की इच्छा थोड़ी ना रखता हूँ बेटा मैं। इंटीग्रेटिंग द वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, बेटा देखो क्या लिखना है? बोथ साइड्स, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो बेटा यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा dy का, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा, है ना। क्या किसी को समझ में आ रहा है कि सर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? कैसे होगा रे बाबा, कैसे होगा? तो बेटा देखो dy का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो y आ जाएगा सीधा सीधा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो वही वेरिएबल आ जाता है ना। हाँ सर, लेकिन इधर जो परेशानी है ना, इधर वाली परेशानी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर हम लोगों को e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स दिया गया है, ऊपर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स दिया गया है, ऐसे करके इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? बच्चा बोलेगा सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप ही बता दो। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं बेटा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t पुट करना होगा। सो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt बन जाएगा। तब आप कहेंगे ओहो ऐसे जाना था क्या? और क्या, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर dx बन जाएगा, सॉरी dx नहीं रे बाबा, dt बन जाएगा, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। सर हम जानते हैं dt अपॉन में t क्या होता है? dt अपॉन में t लॉगरिदम t होता है। तो y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? लॉगरिदम t आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, ऐसे करके, है ना। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर। तो y बराबर लॉगरिदम t क्या हो जाएगा बेटा? t अपने ने क्या लिया था हम लोगों ने? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स लिया था और प्लस c हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हैं जी, बॉक्स बना दे? हाँ सर बना दो, है ना। ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? बेसिक लेवल का क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना। तो अगले सवाल की तरफ चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? सॉल्व करिए dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। सर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री दिख रहा है साफ साफ, है ना, और वेरिएबल सेपरेबल भी दिख रहा है, क्योंकि सर इसके अंदर कौन सी वाली फॉर्मेट बन रही है? वही अगेन पिछले वाली फॉर्मेट बन रही है कि dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल्स टू सर फंक्शन ऑफ x बनकर सामने हमारे आ रहा है ना। तो ये वाली फॉर्म लग रही है। तो आप कहेंगे सर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, लीजिए लिख देते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। मैं अगली स्लाइड में इनको शॉर्ट में लिखूंगा, है ना बच्चा। आप लोग नहीं, आप लोग पूरा ही लिखोगे, क्योंकि एक ही सवाल आएगा तो एक सवाल में तो पूरा ही लिखना है। कामचोरी मेरे लिए अलाउड है, क्योंकि मैं एक ही क्लास के अंदर 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना। तो बाबा मेरे बारे में भी तो थोड़ा सोचो ना प्लीज, है ना। ठीक है, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा dy बराबर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स
डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx आ जाएगा, है ना। सेपरेट कर दिया सर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओहो, बड़ा आसान आसान था लग रहा है भी बेटा आसान। मैंने सिर्फ यही कहा ना कि इंटीग्रेशन आपको परेशान कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो बेटा यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का डिवीजन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। सो अब आपको ये देखना है कि सर मैं इसे इंटीग्रेट कैसे करूंगा। तो आधे बच्चे तो वही सर हम जा रहे हैं, हमें नहीं आ रहा। तो घबराना नहीं है बेटा, थोड़ा देखो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन में क्या एनसीईआरटी तक में दिए गए हैं। इंटीग्रेशन और dy विल बी इक्वल टू सर 1 माइनस एक्स एक्स जो होता है, 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इसका हो जाएगा सर dx टाइम्स, है ना। इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा सर, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन बराबर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को चाहिए। अब tan की पावर इवन वाली फॉर्म करवाई तो थी, है ना। तो tan को हम लोग इंटीग्रेट, tan की पावर 2 को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते थे सर, इसको sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 करके लिखते थे, तब जाके ये इंटीग्रेट होता था। अच्छा हाँ सर, हाँ याद आ गया। तो अब मैं इंटीग्रेट करना शुरू करूंगा तो इधर से आ जाएगा y आपके पास, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो tan x बाई 2 आ जाएगा, लेकिन 1/2 से डिवाइड करेंगे, चेन रूल जो आप लोगों को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताया था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। बस खत्म, यही आंसर होगा और क्या ही होगा। इंटीग्रेशन जितना बढ़िया आपको आता है उतना ही बढ़िया आप लोग इसमें आंसर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन खफा है तो बेटा ये अपने आप खफा हो जाएगी, है ना। आप कोशिश करोगे, आपको लगेगा सर आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आधा ही मार्क्स मिलेंगे, इंटीग्रेट करने के मार्क्स तो है ना। तो आप सही तरीके से इंटीग्रेशन अगर करना जानते हैं तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सॉल्व करिए। देखो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इसको dy बाई dx के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे सर, इस प्लस एक्स माइनस एक्स को इस तरफ ले आइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x प्लस एक्स हो जाता है ना। सर अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ रख देता हूं तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सॉरी माइनस तो है ही नहीं सर, प्लस है, ध्यान रखो। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में गलती कर दूंगा तो फिर आप लोग यूट्यूब में लाइन लगा दोगे, है ना। तो सर आप ध्यान रखो, आपके लिए सजेशन है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, सेपरेटिंग द वेरिएबल। सेपरेटिंग द वेरिएबल अगर लगाते हैं तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स STV, ठीक है सर, समझ गए है ना। क्या लगा रहे हैं हम लोग, STV, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर dy अकेला इधर रह जाएगा और इधर जो रहेगा ये 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहां आ जाएगा सर dy, यहां आ जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब बेटा देखो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, तो कैसे करेंगे सर। ध्यान दीजिए, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं वापस से एक बार के लिए, एक स्टेप, तो कोई परेशानी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में रहना चाहिए, दिखता मंगता है अपने को। देखिए दोस्त, सबसे पहला तो काम आप ये करिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों बताते हैं, रुको जरा। और बच्चे यहां पर आपको दो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। कौन कौन से बेटा, पुट करेंगे किसको, tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो dx होगा वो अपने पास dt के बराबर हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीज सर,
दूसरी चीज बच्चा, आप ये कहोगे सर पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग p पुट कर देते हैं तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा। ऐसा कुछ हो गया है ना, ठीक है सर। तो इससे हमारे पास क्या बनकर आता है सर, हमारे पास बनकर आता है कि dy का जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2t dt के बराबर है। हाँ है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमारे पास क्या हो गया, अरे यहाँ पर ना dx भी था दोस्त, यहाँ पर हमारे पास एक dx भी था और यहाँ पर हमारे पास एक dx था, ठीक है, लिखना भूल गए लेकिन समझ जाओ। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा और 2t हो जाएगा। और दूसरी साइड बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को p माना है और 2x dx dp हो जाएगा। तो दिस विल लुक लाइक माइनस के 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस, अरे माइनस कहाँ है बाबा, ये बार बार माइनस क्यों लिख रहे हो सर ठीक है, लगता है बड़ा ही याराना है, बहुत याराना है माइनस के साथ, ठीक कोई बात नहीं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ dp अपॉन में p हो जाएगा, दिस विल बी dp अपॉन में p हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा है ना। चलिए अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये 1/2 क्या हो जाएगा, लॉगरिदम p हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ऐसा करके कुछ आने वाला है। तो रीसब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे 1/2 क्या बन जाएगा, लॉगरिदम ऑफ p, p कितना है सर, p हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर आप ये 1/2 को लॉगरिदम की पावर में बदल देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस लॉगरिदम, बेटा 1/2 पावर जो है वो रूट में बदल जाएगा तो अंडर द रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर क्या ये हमारा आखिरी आंसर होगा, यस बच्चे ये ही हमारा लास्ट आंसर होना चाहिए। सो इज दैट क्लियर, ठीक है बढ़िया, डाइजेस्ट हो गया क्या, जी सर एकदम, है ना। चलें अगले सवाल पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कह रहा है सर सॉल्व कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, जहां y की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते, ऑब्वियसली बेटा उसमें नॉट डिफाइंड की केस बन रही है। तो आप देखिए इस बार जो फंक्शन है ना वो कैसा बन रहा है सर, इस बार जो फंक्शन है वो dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास फंक्शन ऑफ y बन रहा है, जिसमें 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जो है वो फंक्शन ऑफ y है ना। तो हम कहेंगे सर अगर मैं यहाँ से सबसे पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लगा देता हूँ STV, ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, वाई वाला समान है तो इसे डी वाई के साथ रख देते हैं और सर डी एक्स उस तरफ चला जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज वाई क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा प्लस साइन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कॉस वाई और इस तरफ आ जाएगा एक्स प्लस सी। सर इसमें कुछ और करने को तो है नहीं, तो क्या हम लोग इसी को आंसर बोल दें, बोल दो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओहो बड़ा आसान सा सवाल था सर, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, आप ऐसे सवाल लेकर आए हो। हाँ बेटा कुछ सवाल तो आसान करने पड़ेंगे ना ताकि आप लोगों को थोड़ा भरोसा आए, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो अच्छे भी थे, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बने रहिएगा है ना, भागना नहीं है कहीं, भागना नहीं, भागने से नहीं होगा करने से होगा, है ठीक है। चले अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सॉल्व cos x मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स बराबर साइन वाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स डी वाई। सर इसको सॉल्व कैसे करें, बेटा सबसे पहला अपना धर्म पूरा करो। कौन सा धर्म सर, धर्म ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स पहले निकाल लो, ठीक है जी। मैथमेटिक्स का धर्म क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का धर्म ये कहता है कि पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वहीं से तो जज करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नहीं है। तो अपना धर्म पहले पूरा करो। सर डी वाई बाई डी एक्स ढूंढ लिए, चलिए डी वाई बाई डी एक्स ढूंढ लेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस सॉरी कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास साइन वाई मल्टीप्लाई साइन वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे करके कुछ दिया गया है जी सर। अब हम लोग लगाएंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स है ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाएंगे। बेटा देखो आप इसे देखकर क्या आप इसके फॉर्म को समझ पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में डी वाई बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ वाई मल्टीप्लाई में रखे गए हैं। आप कहोगे सर यहाँ तक फ्रैक्शन मिल रहा है, बेटा दिमाग दौड़ाओ ना, दिमाग दौड़ाओ। आपका फंक्शन ऑफ एक्स कौन हो गया, आपका फंक्शन ऑफ एक्स ये हो गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स।
आपका फंक्शन ऑफ वाई कौन हो गया बेटा, फंक्शन ऑफ वाई ये हो गया। अच्छा, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं, थोड़े क्रोमोसोम की तरह उलझे पड़े हुए हैं। क्रोमोसोम समझते हो ना, क्या होता है क्रोमोसोम, बताओ क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ बताओगे, नीचे है ना, ठीक है। चलो, तो क्रोमोसोम की तरह उलझे पड़े हैं सर, वो छोड़ो ना, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताओ। तो ये एफ एक्स इंटू जी वाई के फॉर्म में है, तो सर सेपरेटिंग द वेरिएबल लगाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है सर, जैसे ही मैं वेरिएबल का सेपरेशन करूंगा तो साइन वाई ऊपर पहुंच जाएगा, किसके साथ, ओहो डी वाई के साथ। डिवाइड में कौन आ जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगा, ओहो ठीक है सर। बराबर हमारे पास यहां पर कॉस एक्स ऊपर है, इसके साथ बेटा डी एक्स आ जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स नीचे है, वो नीचे ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन वाई डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, चलिए करते हैं इंटीग्रेट। अब बेटा इसे इंटीग्रेट करने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या सर, क्या समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बिना उसके तो इंटीग्रेट ये नहीं होने वाला। ठीक है सर, इंटर सब्स्टिट्यूशन बता दो। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन वाई डी वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई बराबर कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूशन लगाइए और तारारारा बोलिए। पहला सब्स्टिट्यूशन ये कि सर पुट करते हैं 1 प्लस कॉस वाई को टी, तो हमारे पास माइनस के साइन वाई डी वाई जो होगा वो बन जाएगा डी टी, जबकि यहां पर हम लोग कहेंगे कि सर पुट करते हैं 1 प्लस साइन एक्स को पी, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी पी बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को यूज करते ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से रूप में आ जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के डी टी अपॉन में टी बन जाएगा, और इस तरफ बेटा डी पी अपॉन में पी हो जाएगा। अब यहां पर कुछ ऐसा होगा कि जो जनरली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को ये करके बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बच्चे, यहां पर आप लोगों के पास माइनस के लॉगरिदम टी आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास बराबर में क्या आ जाएगा सर, बराबर में लॉगरिदम के पी आ जाएगा। जब आप कहोगे सर इधर भी लॉगरिदम है, इधर भी लॉगरिदम है, जब दोनों तरफ लॉगरिदम है तो सर क्यों ना हम लोग इसे लॉगरिदम में ही ले ले, क्योंकि कांस्टेंट का लॉगरिदम तो कांस्टेंट ही होता है ना, कांस्टेंट का लॉगरिदम कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट की जगह पे लॉगरिदम कांस्टेंट लिखने तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर, कोई बात नहीं। अब बेटा देखो, अब अगर मैं इन को कुछ ऐसे लिखना चाहूं, मान लीजिए मैं इस वाले वेरिएबल को इस तरफ लेकर आता हूं और इस वाले वेरिएबल को इस तरफ लेकर आता हूं, ऐसा कुछ करता हूं, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ऐसा होगा, या फिर मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, इसलिए कि जैसे ही आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉगरिदम टी बन जाएगा, और ये माइनस के लॉगरिदम पी बन जाएगा, और ये माइनस के लॉगरिदम सी बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे कुछ ऐसे, मतलब फिर वही चीज़ ना लंबी हो जाएगी, आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। चलो हम लोग वैसे ही समझेंगे। हमने कहा कि सर इस लॉगरिदम पी को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे लॉगरिदम टी इंटू पी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर लॉगरिदम में जब एडिशन हो रहा होता है तो उसकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पे माइनस का लॉगरिदम सी जो है बेटा, इसे मैं 1 अपॉन में सी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस लॉग एक्स जो होता है वो लॉग 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। बोथ साइड से लॉगरिदम को चलता बनाओ, बोथ साइड से लॉगरिदम को चलता बनाओ, तो क्या होगा सर, तो ऐसे में हम लोगों को यहाँ पे t इंटू में p, ध्यान से देखिएगा बेटा, t इंटू में p जो है वो 1 अपॉन में c के बराबर मिलता है। सो लेट अस अज्यूम, हम कहते हैं कि सर 1 अपॉन में c जो है वो भी तो एक कांस्टेंट ही होता है ना, तो t की वैल्यू को जब आप रखोगे तो व्हाट इज t सर, 1 प्लस कॉस वाई है, ठीक है सर। व्हाट इज p सर, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन में c जो दिख रहा है बेटा, मैं इसे k बोल देता हूं, और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा वेयर k की वैल्यू क्या है सर, k की वैल्यू है 1 अपॉन में c के बराबर है। किसके बराबर है, 1 अपॉन में c के बराबर है, या फिर आप इसे सीधे सीधे तरीके से लिखें तो ये 1 अपॉन में मॉड c है, तो आप यहाँ पर 1 अपॉन मॉड c भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी।
सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? आंसर आ रहा है 1 प्लस कॉस वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ रहा है, और यही मेरा फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सर इससे आगे तो ये सॉल्व होने से रहा है जी, है ना? समझ में आ गया? बढ़िया। ये याद रखिएगा बेटा, आप लोगों को ऐसे 1/c इस तरीके से माइनस सी या फिर c का स्क्वायर ऐसे करके नहीं लिख रहा है, उसकी जगह पे एक सिंगल कांस्टेंट लिखना है, जैसे कि 1 में मॉड सी को मैंने k से रिप्लेस कर दिया। ये छोटी सी आदत आप लोगों को लगानी है, माना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करिए, आपको आदत हो जाएगी, है ना? ठीक है जी, चलें अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओहो सर, ये क्या हमारा पहले धर्म पूरा करें अपना मैथमेटिक्स वाला, लीनियर इक्वेशन वाला। इसमें हम लोग dy बाई dx की वैल्यू ढूंढते हैं। बेटा देखो, अगर ये वैल्यू उधर गई तो हमारे पास e की पावर x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx जो है वो हमारे पास माइनस के y अपॉन में x dx के बराबर आ जाता है। हाँ सर, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो आप कहेंगे सर x को इधर ले जाइए, यानी e सेपरेट द वेरिएबल्स, ठीक है? तो ये बन जाएगा e की पावर x के साथ बेटा x आ जाएगा और dx आ जाएगा, जबकि इधर माइनस y के अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और dy आ जाएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने y को लेफ्ट हैंड साइड में ना लिखकर राइट में क्यों लिख दिया? बेटा इक्वेशन में लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है कि हम लोग लेफ्ट में ही y को लिखते हैं। अरे मत लिखो, अब दूसरी साइड लिख दो, सेम बात होती है, कोई परेशानी नहीं होती। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा, कॉमन सेंस से समझना कि x प्लस 2 बराबर अगर 3 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। बेटा अगर 3 बराबर x प्लस 2 है तो भी तो x की वैल्यू 1 ही आएगी ना, कॉमन सेंस है ना? ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा सर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लीजिए दोस्त, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x इंटू ई एक्स का dx हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्त? यहाँ आ जाएगा माइनस के y अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सर दोनों तरफ थोड़े भयानक से इंटीग्रेशन मिल रहे हैं। अगर आपको इंटीग्रेट करना आता है तो बोलो तारा रारा, नहीं आता है तो बेटा सीख लो, हैं? बेटा देखो, पहले वाले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं जो राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, तो इसमें लग जाएगा अपना बाई पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस का, है ना? यहां पर क्या कर देना बेटा? यहां पर कर देना 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट कर देना, तो आपके पास माइनस के y dy जो होगा वो आ जाएगा dt अपॉन में 2 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा? थोड़ा सोचना बेटा, आ जाएगा, है? देन सर देन पेज को कर दिए हाफ। फिर हम कहते हैं कि सर हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आता है ना सबको? हाँ सर आता है। यहां इसको t सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस के y dy जो है वो dt बाई 2 आ जाएगा, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन में बेटा रूट t आ जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। सर 1 इंटू एक्स कितना होता है? 1 इंटू एक्स ई एक्स होता है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन सर ई एक्स होता है, तो ये बन जाएगा हमारा अगले स्टेप में x मल्टीप्लाई ई की पावर x माइनस ई की पावर x बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 तो था ही सर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट टी प्लस सी हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखेगा जी, बढ़िया सर। 2 से 2 काट दूं? काट दो। t क्या था सर? 1 माइनस वाई स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई ई की पावर x माइनस ई की पावर x बराबर 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, और ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स इट। सर ये भी इजी था, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी था, है ना? तो मुश्किल कहाँ लग रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं होने चाहिए मुश्किल, आसान से तो सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के अंदर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। गिवन दैट व्हेन x बराबर 0 y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, तो पहले अपना मैथमेटिक्स वाला धर्म पूरा करें कि सर अगर मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है बेटा वो नेगेटिव में बन जाएगा। ठीक है सर, और ex आपका इस तरफ रह जाएगा, और डिवाइड में बेटा क्या रह जाएगा? डिवाइड में रह जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x आ जाएगा। ऐसा करके ये बन जाएगा। आप एक बार खुद से इसे प्रॉपरली स्टेप्स लगाकर सॉल्व करके देखिएगा बेटा। मैं तो लिख ही रहा हूं, लेकिन आप भी एक बार जरूर करके देखना है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे सर? सेपरेट द वेरिएबल्स।
जैसे ही आप सेपरेट द वेरिएबल करेंगे तो हम कहेंगे सर y वाली चीज हमारे पास कितनी है, y वाली चीज है हमारे पास dy के अपॉन में आ जाता है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाता है, ठीक है सर। और दूसरी साइड हमारे पास माइनस में e की पावर x बचता है जिसके अपॉन में 1 प्लस e की पावर 2x आता है, इसे dx के साथ रख देते हैं। फिर हम बोलेंगे सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी सर। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सर, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर e की पावर x dx अपॉन में 1 प्लस e की पावर 2x आ जाएगा, हाँ सर। ये वाला इंटीग्रेशन तो आप लोगों को सपनों में भी आ जाएगा, है ना, 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 हाँ ठीक है। लेकिन दूसरे वाला इंटीग्रेशन हो सकता है कि आपको डरा रहा हो, तो दूसरे वाले इंटीग्रेशन के लिए मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को बता दूं कि राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, आपको पुट करना है बेटा e की पावर x को t पुट करना है, तो आप कहेंगे सर e की पावर x dx जो होगा वो dt के बराबर बन जाएगा, है ना, ठीक है सर। उससे क्या होगा देखो, तो हमारे पास यहाँ पर dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, कोई परेशानी नहीं है, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस के साइन के साथ बेटा ये बन जाएगा dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। अरे हाँ सर, ये ऐसा बन गया। अब ये दोनों सेम इंटीग्रेशन है, लेकिन एक y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स में y, जबकि यहां से इंटीग्रेशन जाएगा tan इनवर्स में t और बराबर सॉरी प्लस c आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। सर t को रिप्लेस कर दीजिए ना प्लीज, क्योंकि x का फंक्शन था ना t, तो ये माइनस के tan इनवर्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर x प्लस c बन जाएगा। ओके, अब देखो बेटा इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब सर जब वो आपको ना क्या करेगा, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दे देगा, इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड इनिशियल वैल्यूज। अब ये इनिशियल वैल्यूज क्या करते हैं बेटा, ये जो हमें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं पता है, जिसको कांस्टेंट को हम लोग c लिख देते हैं, k लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को ढूंढना हमारे लिए काम होता है। इनिशियल वैल्यूज हमें हेल्प करते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को ढूंढने के लिए। अब इस चीज को हम लोग कैसे बोलते हैं बेटा, हम लोग इसे ऐसे बोलते हैं, देखो दोस्त मैं आपको बताता हूं कि इसमें अगर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम कहते हैं सर इसमें ना दो तरीकों से हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं। पहला कौन सा होता है सर, पहला होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन कैसा होता है अभी बताते हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है सर, फर्क बताते हैं अभी। जनरल सॉल्यूशन बेटा कौन सा होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या होता है दोस्त, फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। यानी फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या होता है बेटा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये चेंज करते हैं ग्राफ के पोजीशन या फिर शेप या फिर साइज जो भी है बेटा, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है बेटा, वो एक कर्व होता है बेटा, अ कर्व, यानी कोई एक कर्व होता है, उसमें फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं होते हैं, एक कर्व। अगर मैं बोलूं कि बेटा ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं, है ना, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं, तो ये हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं सर, मुझे सिर्फ एक ही सर्कल के बारे में बात करनी है जो कि टच कर रही है, मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दीजिए, सेट ऑफ सॉल्यूशन मत दीजिए, जनरल सॉल्यूशन मत दीजिए, मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दीजिए कि मुझे बताइए ये कौन से सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। अगर मैंने ये वैल्यूज आपको दे दी तो मुझे वो कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है ना कि हाँ ये जो कर्व था वो इस वाले पॉइंट से पास करता है, तो सिचुएशन में हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, पर्टिकुलर केस मिलता है। तो बस वो एक ही कर्व होता है। और अगर ये कर्व हमारा फिक्स्ड है, ये कर्व हमारा फिक्स्ड है बेटा, है ना, ये सेट नहीं होता है, ये फिक्स कर्व है, तो इसमें क्या होता है सर, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है बच्चे
हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बीच में। तो अभी तक अगर मैं पीछे के एग्जाम्पल से आप लोगों को जान पहचान करवाऊं तो आप कहेंगे कि सर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन, तो आपके मन में से आवाज आनी चाहिए कि सर इधर देखो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है। यहां देखो दोस्त, यहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है। यहां देखो हमारे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है। यहां देखिए दोस्त, यहां आर्बिट्री कांस्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन। यहां देखिए, यहां एक आर्बिट्री कांस्टेंट k है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां देखिए, यहां एक आर्बिट्री कांस्टेंट c है, तो ये भी एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर जब वो मेरे को इनिशियल वैल्यूज दे देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं, अब ये मेरे से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है। मुझे इसमें सेट ऑफ कर्व्स नहीं, फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं, मुझे एक कर्व का आंसर देना है। ये प्लस सी जो है ये बेटा फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ कर्व्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे सी को भगाना होगा, इसकी जगह पे कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आना चाहिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पर्टिकुलरली कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसने मेरे को इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या पकड़ाया, इसने मुझे पकड़ाया कि व्हेन x बराबर 0 तब हमारे पास y बराबर कितना है, 1 है। तो इसको चिपका दो यार, यहां पे सर चिपका दें क्या, चिपका दो बेटा। यहां पे y की जगह पे 1 डाल दोगे तो tan इनवर्स में 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस के tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, e की पावर 0 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स 1 कितना होता है सर, π/4 होता है। e की पावर 0 1 होता है, तो ये माइनस के π/4 हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। सो c की वैल्यू क्या आ गई सर, सॉल्व करने पर π/2 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, π/2 आ गई। तो अब हम लोग यहां से कहते हैं कि सर ऐसी बातचीत है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तक मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या था। अगर मेरे से जनरल सॉल्यूशन मांग रहा होता दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, जनरल सॉल्यूशन मांग रहा होता तो मैं ये कहता कि सर tan इनवर्स y बराबर माइनस के tan इनवर्स e की पावर x प्लस c होता। लेकिन इसी को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है सर, क्या बनाना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सर c की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/2 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब देखो बेटा, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, नहीं है। अब आप चाहें तो इसका थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे tan इनवर्स को इधर लेकर आए तो हमारे पास tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा। लगा के दिखाएं तो बेटा, जैसे ही आप इधर लेकर आओगे, इस वैल्यू को इधर लेकर आओगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y e की पावर x बराबर π/2 आ जाएगा। जी सर, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। उधर लेकर जाऊंगा तो आप कहेंगे सर tan π/2 कितना हो जाएगा, दैट इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो उसे मैं 1/0 लिख लूं, है ना। समझो इसको कि बेटा अगर मैं y प्लस e की पावर x अपॉन में 1 माइनस y e की पावर x लिख रहा हूं, तो ये tan π/2 यानी 1/0 आ जाएगा, है ना। tan इनवर्स को उधर ले गए। अब आप बेटा 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल से दैट कि सर 1 माइनस y e की पावर x जो है वो 0 आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट y मल्टीप्लाई e की पावर x जो है वो 1 है। नाउ दिस इज एक्चुअली द बेस्ट पॉसिबल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये भी हो सकता था, बट ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन था। हमने इसे सिंप्लीफाई करके कैसा कर दिया बेटा, छोटू सा कर दिया, इत्तू सा कर दिया, पिद्दू सा कर दिया। तो दिस इज द बेस्ट आंसर। अगर आप यहां तक घसीट कर लेकर आए हो अपने आंसर को, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहीं पर छोड़ दिया है तो हो सकता है आखिरी के 1 मार्क्स आपसे खींच लिए जाए। ठीक है, बात समझ में आती है। तो आपको यह भी सोचना है कि आंसर को हमें कहां जाकर रोकना है। आपको हर पॉसिबल तरीके से सोचना है कि सर मुझे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कितना आगे पॉसिबली सॉल्व हो सकता है। कोई श्योर शॉट नहीं है कि बेटा आप जहां पर रुके हो वही सही जवाब है। ठीक है, हाँ इसके बाद मुझे ये आगे सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है, तो यही है मेरा आंसर है। डन डन डन, चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट व्हेन x बराबर 1 y बराबर 1 दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले धर्म पूरा करेंगे हम लोग dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा dy अपॉन में dx की वैल्यू जब निकालेंगे
तो x अपना नीचे आ जाएगा और यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, माइनस के x आ जाएगा। ऐसा कुछ हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है सर, ऐसा कुछ मिल रहा होगा, मिल रहे हैं, ठीक। अब मैं क्या करूंगा बेटा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर वाई वाली चीजों को वाई वाले के पास दे दो, यानी डी वाई के अपॉन में क्या ले आओ सर, 1 प्लस वाई स्क्वायर ले आओ, ठीक है जी। इधर ले जाओगे तो बेटा माइनस के 1 प्लस लॉग एक्स रहेगा और डिवाइडेड बाई हमारे पास x तो है ही सर, इसको मुझे dx से मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग करेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्त, यहां बन जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड बन जाएगा बेटा माइनस के साइन के साथ 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बन जाएगा। क्या आप राइट हैंड साइड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका जानते हैं? जानना चाहिए बेटा, जानना चाहिए। हम कहते हैं कि सर लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन जो है वो तो एज इट इज रहने देते हैं, राइट हैंड वाला फंक्शन भी मैं एक बार लिख लेता हूं ताकि कॉन्टिन्यूटी में रहे। तो राइट हैंड साइड वाले फंक्शन में, राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन में आप लोगों को क्या करना है बेटा, पुट करना है 1 प्लस लॉग एक्स को टी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करोगे तो 1 अपॉन में एक्स डी एक्स जो होगा वो बेटा सीधा सीधा आप लोगों के पास डी टी दे देगा, हाँ या ना? हाँ सर, ये ऐसे कुछ मिल जाएगा। देन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा माइनस के टी डी टी बन जाएगा। हाँ सर, 1 प्लस लॉग एक्स बन गया 1 टी और 1 अपॉन में एक्स डी एक्स बन गया डी टी, तो टी डी टी हो गया। करें इंटीग्रेशन, करो भाई, करो 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 करो। यहां पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स में y आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा माइनस के टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है सर। देखो बेटा हमें व्हेन दिया गया, इनिशियल वैल्यूज दी गई है ना, मैं लिख देता हूं फिर से। सर क्या दिया गया है अपने लोगों को दिया गया इनिशियल वैल्यूज। जब इनिशियल वैल्यूज दिया है तो इसका मतलब मुझे क्या ढूंढ कर देना है सर, मुझे सी पर आंसर नहीं छोड़ना है, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। सो ठीक है, इनिशियल वैल्यूज मिल रही है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने को देना है। सो हम लोग ये वाली वैल्यू रख देते हैं। सर क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे बोला गया व्हेन x बराबर 1 तो y बराबर भी 1 है। ओके सर, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि सर यहां से अगर मैं वैल्यू को डिराइव करना शुरू करूं तो पुट कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स में 1 विल बी इक्वल टू माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज माइनस 1/2 प्लस सी हो जाएगा। बेटा tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/2 और ये प्लस 1/2 बराबर सी हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी हियर, व्हाट वी गेट हियर कि π/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू सी आ रहा है। अब यहां से अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करता हूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा सर, हमें यही सॉल्यूशन लेना है, बस सी की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देनी है। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स में y माइनस टी स्क्वायर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपने गलत सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन आंसर ठीक है बेटा, आंसर ठीक है। मैं यहां पर एक चीज करना भूल गया, अभी ठीक करते हैं, है ना। मुझे पता है कि आप लोग अभी तक बोलना शुरू कर गए, अरे सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, लेकिन आंसर बेटा देखो 110% सही आएगा। ये बात तो मैंने देख लिया। सर हमने ना क्या किया, हमने इसके वेरिएबल को t को वापस x में नहीं बदला, ये गलती कर दी। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स में y बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस में ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। अब मैं ये बोलता हूं कि सर व्हेन x बराबर 1 तब y बराबर भी 1 है। अच्छा तो वैल्यू डाल दें, डाल दो सर। तो हम कहेंगे सर tan इनवर्स में यहां पर 1 डल जाएगा और दूसरी साइड माइनस के 1 प्लस लॉग एक्स यानी 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा और प्लस सी बन जाएगा। बेटा log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0, log 1 0 होता है तो 1 प्लस 0 सर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो सर फिर से वही आ गया सर, ये π/4 आ गया, ये प्लस के 1/2 आ गया और बराबर सी आ गया। यानी मैंने पहली बार में गलत नहीं निकाला था, बट लेकिन था तो वो गलत ही ना सर,
था तो वो गलत, आप ऐसे बच नहीं सकते। ठीक है जी, बच गया, मान लिया बेटा, मैंने अपनी गलती मान ली ना। अब अगले स्टेप में हम लोग कहेंगे कि सर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता देना है अब। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, इसी सॉल्यूशन में मुझे सी की जगह पे चिपका देना है। कौन से, इसी सॉल्यूशन में, इसी जनरल सॉल्यूशन में सी की वैल्यू चिपका देनी है। सो विल से दैट कि सर tan इनवर्स में y इज इक्वल्स टू, या तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ तो बेटा ये प्लस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर क्या आ जाएगा सर, पाई बाई 4 प्लस 1/2 आ जाएगा। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बढ़िया जी, है ना। ठीक है, चलें अगले सवाल पे फिर चल सकते हैं। इजी तो था सर, कुछ ऐसा नहीं था, बस इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल दिखा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था, इजी सा सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा सा सेपरेट करने में आप लोगों को मेहनत लगेगी, तो भाई वही डिफरेंशियल इक्वेशन का धर्म पूरा करते हैं, dy बाई dx को ढूंढते हैं। सर ये वाली वैल्यू अगर उधर ले जाते हैं तो हमारे पास dy अपॉन में dx आ जाएगा, और इधर हमारे पास 3e की पावर x tan y एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू ना नेगेटिव कर देना, क्योंकि जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, और ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 सेक स्क्वायर y नीचे आ जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा, मानो मेरी बात, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है सर, हम मान लेते हैं ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। हम लोग सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करेंगे। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करने पर सर क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर y जो होगा वो dy के साथ रह जाएगा, अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, tan y आ जाएगा। ओहो हो, बढ़िया सर। और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, 3e की पावर x के अपॉन में e की पावर x माइनस 1 रह जाएगा, जिसके साथ हमारे पास dx आ जाएगा। मैं इंटीग्रेशन वाला स्टेप यहीं पर लगा देता हूं बेटा, आप लोग समझ जाओ कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी काम चोरी करी है जी, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, दोबारा लिखना पड़ता, बस बात चोरी होती सी। सर इधर देखिए ना, हमें ये वाला पसंद आ रहा है इंटीग्रेशन। कैसे बेटा, देखो यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूशन लगा देना बेटा। पहले वाले इंटीग्रेशन में लगा देना पुट tan y को t पुट कर देना, ठीक है सर। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में आप लगा देना पुट e की पावर x माइनस 1 को बेटा p पुट कर देना। तो ऐसे में क्या होगा सर, यहां पर अपने को सेक स्क्वायर y dy जो होगा वो बन जाएगा dt के बराबर, और ये बन जाएगा e की पावर x dx जो होगा वो बन जाएगा dp के बराबर, है ना। ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन में t बन जाएगा, और दूसरी साइड ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dp अपॉन में p बन जाएगा। ओहो हो, बढ़िया सर, ये तो बड़े आसान आसान से इंटीग्रेशन बन गए। तो हम कहेंगे सर यहां पर देखिए, ये तो बन जाएगा लॉगरिदम t बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम p बन जाएगा। सर जब सब में लॉगरिदम आ रहा है तो कांस्टेंट को भी एक लॉगरिदम दे देते हैं, वो अकेला अकेला फील नहीं करेगा। फिर क्या मजाक कर रहे हो सर, कांस्टेंट भी अकेला अकेला फील करता है, कर सकता है बेटा, अब उसकी मर्जी है। प्रॉब्लम ये है कि सर यहां पर ना देखो, इस पे पावर 3 लगी हुई है। अच्छा, तो ये लॉगरिदम t हो गया, तो मैं इसे पावर 3 में बदल दूंगा, तो ये लॉगरिदम बेटा क्या बन जाएगा, p का क्यूब बन जाएगा, और प्लस लॉगरिदम c आ जाएगा। ठीक है सर। सर ऐसे में क्या होगा, मैं लॉगरिदम्स को अगर कंबाइन कर देता हूं तो ये बन जाएगा लॉगरिदम में c मल्टीप्लाई p का क्यूब बन जाएगा, ऐसा करके। दोनों साइड लॉगरिदम को अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास t बराबर क्या आ जाएगा, c p का क्यूब आ जाएगा, है ना। सर t को रिप्लेस करो ना, प्लीज। t कौन था सर, t हमारे पास tan y था, तो ये आ गया बेटा tan y, और इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई p कौन था बेटा, p था हमारे पास e की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। एंड बस हमें जनरल सॉल्यूशन ही देना था दोस्त, याद रखेंगे, इसके अंदर हमें इनिशियल वैल्यूज नहीं दी गई थी, तो यही मेरा जनरल सॉल्यूशन इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़िया था, मजा आया सर, आया। ठीक है जी, तो बस और क्या चाहिए, मजा आता रहना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, ठीक है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इजी क्वेश्चन है, फोकस करें। यहां पर आप देख सकते हैं सर e की पावर में dy बाई dx है। आपको लग रहा होगा कि सर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन तो हुआ नहीं। लेकिन मैंने बोला था ना रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल, तो एक बार हटा कर देख लो।
आप कहोगे सर e की पावर dy बाई डी एक्स बराबर हमें क्या दे रहा है, e की पावर में dy बाई डी एक्स दे रहा है इज इक्वल्स टू x प्लस वन दे रहा है। हमने कहा था सर e का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो होता है लॉगरिथम फंक्शन। तो अगर मैं ऐसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा लॉगरिथम x प्लस वन बन जाएगा। होपफुली मैं पॉजिटिव मॉडुलस इसलिए लगा रहा हूं ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे, है ना। या फिर आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आप इसे सिर्फ लॉगरिथम x प्लस वन लिख रहे हैं तो यहाँ कंडीशन लगा दीजिए कि सर x की वैल्यू जो रहेगी वो -1 से बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि सर लॉगरिथम डिफाइन ही नहीं होता उस कंडीशन में। ठीक है सर, हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई कर ली कि लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है नेगेटिव वैल्यूज पर या फिर 0 पर, इसलिए हम लोगों ने x की वैल्यू कैसी रख दी कि -1 से बड़ी ही होनी चाहिए x की वैल्यू। तो देखो बेटा वो 0 रख रहा है, y x की वैल्यू 0 रख रहा है यानी -1 से बड़ी रख रहा है, छोटी नहीं रख रहा है। ठीक है, ओके सर, कोई बात नहीं सर। सेपरेट कर सकते हैं ना, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये dy बराबर क्या हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा लॉगरिथम x प्लस वन dx के साथ आ जाएगा और दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देता हूं। चीटिंग 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 सर, आप बार बार कर रहे हो ऐसा। आखिरी सवाल है बेटा, इतने में तो चलता है, 9वें और 10वें में गया, बाकी सब में तो लिखा है, इतना तो चलता है यार। तुम लोग पेपर में पूरा लिखना है, तुम लोग पूरा लिखना है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो। अब बच्चे देखो, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे हम लोग ये बात अगर डायरेक्टली याद रख लें कि सर लॉगरिथम x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है x लॉगरिथम x माइनस x प्लस सी होता है। ये अगर आप लोगों को डायरेक्टली याद है तो आप थोड़ा फायदे में रहोगे, हैं। कायदे की बात फायदे में रहेगी। तो यहां क्या होगा सर, यहां देखो ये लीनियर सब्सटीट्यूशन है ना सर, लीनियर सब्सटीट्यूशन है तो इसका मतलब मैं इसमें लीनियर सब्सटीट्यूशन के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करके दे सकता हूं। तो आप कहेंगे सर y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वन टाइम्स ऑफ लॉगरिथम x प्लस वन, है ना, और माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। यानी जहां जहां पर x था सर वहां पर हम लोगों ने उसके सब्सटीट्यूशन x प्लस वन को ले लिया और हमारे पास x प्लस वन का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, तो डिवीजन किसी से हुआ नहीं। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। अब इनिशियल वैल्यू की तरफ ध्यान दीजिए। सर इनिशियल वैल्यू क्या बोल रहा है, व्हेन, ध्यान से देखना बेटा, जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 5 आएगी। ये बोल रहा है व्हेन x की वैल्यू 0 रखूंगा तब y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 आएगी। यही बोल रहा है इनिशियल वैल्यू में, तो वैल्यू रख देते हैं सर। y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, इधर 1 रखूंगा तो ये बेटा 2 बन जाएगा, इधर लॉगरिथम में बेटा 2 बन जाएगा। सर 0 रखना है, क्या बात कर रहे हो आप, कुछ भी लिखे जा रहे हो, ध्यान दो। 5 बराबर इधर 0 रखूंगा तो बेटा ये 1 बन जाएगा और इसमें लॉगरिथम में बेटा 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 प्लस 1, 0 प्लस 1 बेटा 0 प्लस 1 1 बन जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। सो विल से दैट कि सर log 1 तो 0 होता है, हाँ सर, और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस का 1 होगा तो इधर जाके बेटा c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर यहां से c की वैल्यू अपने को मिल जाती है 6। ठीक है जी, c की वैल्यू मिल जाती है 6। तब आप कहोगे सर हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, आप कहोगे सर यही सॉल्यूशन ले लो। यानी हमारे पास सपोज कीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, y बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, x प्लस वन टाइम्स ऑफ लॉगरिथम x प्लस वन, ठीक है, माइनस x प्लस वन और प्लस c6 आ जाएगा। बेटा ध्यान से देखो, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 6 सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मेरा फाइनल आंसर जो शक्ल मैच करेगी ना आपके आंसर में वो होगा x प्लस वन लॉगरिथम x प्लस वन माइनस एक्स प्लस के 5 आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, हैं जी। ठीक है दोस्त, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोग सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन के बीच में भी एक मेजर डिफरेंस को समझ लिया। जो फैमिली ऑफ कर्व्स और एक कर्व के बीच में जो डिफरेंस होता है वो चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि फैमिली ऑफ कर्व से बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देयर में भी 2 सॉल्यूशंस, एक जनरल सॉल्यूशन और एक हमारे पास क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो बेटा फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नॉट अ सेट ऑफ कर्व्स और उसके लिए हमें इनिशियल वैल्यूज दी जाती हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे सर सेपरेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है। इजी मेथड था, कुछ भी नहीं था दोस्त। तो बस इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी लगाइए,
डीपीपी या प्रैक्टिस शीट जो भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बात याद रखिएगा दोस्त, हमेशा हमेशा के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे 100 स्कोर नहीं करना है, मेरे को 80 मार्क्स भी आ गए तो भी मेरा काम चल जाएगा, मेरे पापा उसी में खुश हो जाएंगे, मेरे मम्मी उसी में खुश हो जाएंगी, मेरे को उतने में साइकिल मिल जाएगी, स्काई साइकिल वाला ज़माना तो रहा नहीं भाई, वो तो हमारा ज़माना हुआ करता था, है ना। सर आप कौन से ज़माने को, बहुत पुराने हो का, समझ लो बेटा, थोड़ा पुराना तो कह ही सकते हो, है। मतलब क्या मिल जाएगा, जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा, 80% में मिल जाएगा, 90 वाला हम नहीं है। तो मैं 80% वालों के लिए बता देता हूँ बेटा, 80 अगर कोई चाहता है कि मैथमेटिक्स में मेरे को 80 मार्क्स मिल जाए, मेरे को मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ बेटा, एनसीईआरटी आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई कई बार उसने क्या किया है, सीबीएसई ने कई बार ये चीज करी है कि उसने सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से बनाया है, पूरा एक भी सवाल बाहर से नहीं है, लैंग्वेज भी टू द पॉइंट कॉपी किया है, ये हुआ है। तो अगर एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन पेपर चमका तो बेटा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, एक चांस ऐसे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सर एनसीईआरटी से मान लीजिए हमारे पास 80% क्वेश्चन आ जाते तो 80 आउट ऑफ 100 बनने के चांसेस हैं, अगर आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अगर एनसीईआरटी को एक बार प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ये नहीं ला सकता। क्या आप बोल रहे हो सर, आपने अभी बोला एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने से आ सकते हैं, बेटा एनसीईआरटी को कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करना है, 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है बेटा, 3 टाइम्स, ये मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। अब इससे ज्यादा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक सवाल, हर एक छोटे से छोटे पिद्दू से पिद्दू पार्ट को भी आप लोग सॉल्व कर रहे हो। आप जब पहली बार सॉल्व करते हो, मैं आपको सही तरीका समझा देता हूं, चलो आज की एंडिंग हम लोगों ने जल्दी कर दी तो आज एक तरीका समझा लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोग किसी एक्सरसाइज में चल रहे हैं 7.1 में, मान लीजिए हम इंटीग्रेशन का 7.1 पकड़ते हैं। सर यहां पर मेरे पास मान लीजिए हमारे पास 16 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 16 तक है। मैंने इसे सॉल्व करना शुरू किया, मेरे से क्वेश्चन 1 पहली बार में हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 में ना मैं थोड़ा सा अटका। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं जिस भी कॉपी में सॉल्व कर रहा हूं वहां पर जब मैंने हेडिंग डाली थी तो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को ना क्या किया, गोला मार दिया कि हाँ मेरे से क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर एक बार अटका था। ऐसे ही करते 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 मान लो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये मेरे अटके बेटा, ठीक है, अटके। तो अब इनको हमें क्या करना है, दूसरी बार जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बेटा हम लोग इन पर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मारेंगे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मारेंगे कि अच्छा ये वाला था ना, ये डरा रहा था ना अपने को, तो इसको थोड़ा अलग लेवल पे कूटना है। तीसरी बार जब करेंगे तो हम लोग ये 1 से लेके 16 के सवाल नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर यही है जो पेपर में धोखा देगा, यही है जो पेपर में धोखा देगा। अगर ये सवाल आया तो सर मुझे सिर्फ अब अपने कमजोर हिस्सों को मजबूत करना है। तीसरी बार प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी किताब का हर एक सवाल तीसरी बार सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको सिर्फ उन सवालों को सॉल्व करना है जहां पर आप रुके हो, अटके हो। अब बात आती है कि हो सकता है जब आप तीसरी बार सॉल्व करते हो तो ये वाले सवालों में से आपको चौथा वाला सवाल आ गया, 15 वाला सवाल बिल्कुल अच्छे से आ गया, मतलब अब तो आप सपने में भी बड़बड़ा कर आंसर दे सकते हो, लेकिन सर अभी 9वें वाले सवाल पे आप अभी भी अटक रहे हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप 9वें सवाल पर अटक रहे हो। तो अगर आप 9वें सवाल पे अटक रहे हो तो बेटा कम से कम इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 बार में नहीं आया ना तो ये गद्दार है, ये सवाल गद्दार है, ये आपको जरूर धोखा देगा। तो इसको बेटा कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना है, 10 बार प्रैक्टिस करना है, ताकि ये आपके दिमाग में घुस जाए, आपके खून में घुल जाए और नसों नसों में बहने लग जाए कि इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलता है। ये कुछ टिप्स हैं कि आप एनसीईआरटी को किस प्रोसीजर के साथ जीत सकते हैं और कैसे आप 80% मार्क्स 100% श्योर शॉट ला सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो, है ना। मेहनत करने का सही स्ट्रैटेजी बता रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी 3 बार करनी है, पहली बार पूरा करना है, उसमें से वो क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं जो कि आपसे नहीं हो रहे हैं एक बार में, दूसरी बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप सारे सवालों को एक बार कॉन्फिडेंस में ले लें और जो पहली बार में नहीं हुए थे उनको आप पक्का कर लें, और तीसरी बार में सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो कि आपसे दूसरी बार में पक्का जिन्हें आप कर रहे थे, और अगर उसके बाद भी कुछ अटक रहा है तो उस सवाल को कोने में लें और कोने में लेने के बाद कम से कम 10 बार सॉल्व करें, और ऐसे
इन क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट बना ले, क्योंकि ये गद्दार है ना बेटा, इनकी तो लिस्ट होनी चाहिए ना। जब चाहे खट 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 नाम निकालो इसके, कौन कौन गद्दार है जो एग्जाम में धोखा देगा, तो उनकी लिस्ट बन जानी चाहिए। और पेपर से पहली रात में इन सवालों को एक अलग अहमियत देकर आप इनसे बातचीत करें, इनको समझाएं कि भाई तू आ गया तो प्लीज मेरी सहमति रखियो और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सॉल्व हो जाइयो, है ना। तो ये सारी चीजें करनी है बेटा, इसकी मदद से आप एनसीईआरटी को जीत सकते हैं। और एनसीईआरटी अगर आती है तो यकीन मानो बेटा, आप कोई सी भी हेल्प बुक उठा लो, आपको वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले इसको जीतना है, पहले हमें इसको जीतना है। जीतने का तरीका मैंने बता दिया है, तो कीप ऑन ट्राइंग गाइस, मेहनत करते रहिए, मेहनत का ही फल मिलता है। लेटे रहने से तो बस नींद आती है, सही कह रहा हूं कि नहीं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।